प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। कल शहबाज शरीफ साहब की जो बेल एप्लीकेशन है लाहौर हाई कोर्ट में फाइल हुई है, उस पर समाअत होने जा रही है। शहबाज शरीफ साहब के वकला से जब भी हम पूछते थे कि आप उनकी जो बेल है वो क्यों अप्लाई नहीं कर रहे, तो वो कहते थे पहले हमजा साहब की बेल हो जाए तो उसको बुनियाद बनाकर फिर हम शहबाज शरीफ साहब की बेल अप्लाई करेंगे। और यही हुआ। हमजा शहबाज साहब की पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट से जब जमानत हुई तो उसके फ़ौरन बाद इसकी तैयारी शुरू हो गई और शहबाज शरीफ साहब की बेल अप्लाई हो गई। अब कल उस पर समाअत भी होने जा रही है। अब ये 23 सफ़हात पर मुश्तमिल बेल एप्लीकेशन है जिसमें 41 पॉइंट्स हैं और इन 41 पॉइंट्स के बाद फिर 29 ग्राउंड्स ली गई हैं बेल के लिए। अब अगर आप इन तमाम पॉइंट्स का और ग्राउंड्स का तफसील से जायज़ा लें तो इसमें 2-3 पॉइंट्स नज़र आते हैं जो हार्डशिप को की बुनियाद पर महसूस होता है कि ये एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है। जिसमें से एक में कहा गया है कि जी 70 साल की उम्र है, कमर का मसला है, वो बीमार हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, उनको ज़मानत दी जाए। दूसरा नुकता ये कि चूँकि पटिशनर जो हैं वो 28 सितंबर 2020 से जेल में हैं, इसके 58 वॉल्यूम हैं, 12 महीने मजीद लग सकते हैं केस को कंक्लूड होने में। तो इसलिए, और यही नुकता हमने देखा था कि हमजा शहबाज साहब की जो हेयरिंग थी उसमें बार बार उठाया गया था कि जी वो 18 माह से जेल में है, इसमें भी बहुत टाइम लगेगा, इंडेफिनिट पीरियड के लिए उनको नहीं रखा जा सकता। और तीसरा ये कहा गया है कि शरीक मुलजिम जो हैं उनको ज़मानत मिल चुकी है 24 फरवरी 2021 को, इसलिए इनको भी ज़मानत दी जाए। तो ये भी एक बुनियाद बना दी गई। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके इस एप्लीकेशन में दाखिल होने की वजूहत समझ नहीं आती और ऐसा महसूस होता है कि मेरिट्स को डिस्कस किया गया है। ये वकला और कानूनदान और माहिरीन बेहतर बता सकते हैं कि इस बेल एप्लीकेशन का स्कोप क्या है और इसमें इन 3 पॉइंट्स के अलावा क्या और भी ऐसे निकात हैं जो अदालत को कन्विंस करने के लिए वकला ने ज़रूरी समझा कि उनको इसमें शामिल किया जाए कि ये 23 सफ़हात पर मुश्तमिल एप्लीकेशन बन गई। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा ख्वाजा आसिफ साहब को टच करने की, क्योंकि उनकी बेल एप्लीकेशन भी आ चुकी है, उस पर भी समाअत होने जा रही है। और फिर आमदन से ज़्यादा असासों में राना सनाउल्लाह साहब ने भी ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है, उनकी 31 तारीख को समाअत होनी है। और फिर जो उनका दूसरा केस है मनशियात का, उसमें अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और इस पर हम पहले भी प्रोग्राम में बात कर सके हैं, तो उसको भी टच करेंगे। इसकी वजूहत क्या हैं, इसके ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि इसमें ANF समझती है कि ज़िम्मेदार राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनकी वजह से अभी तक ये फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और जबकि वो ये समझते हैं कि उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हो सका, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। बहरहाल मैं अपने जो कानूनदान हैं और माहिरीन उनका तारुफ कराता हूँ जो आज के प्रोग्राम में शरीक हैं, जिस पर हम तमाम के कानूनी पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक वजीर हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ आपका ताल्लुक है। और सिंधु साहब जो हैं वो हर पेशी पर जिसमें शरीफ ख़ानदान के लोग या मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं के जो केसेस होते हैं उसमें कमरा अदालत में मौजूद होते हैं, खुद भी वकील हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि कानूनी तौर पर राय देते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए हमने खलील ताहिर सिंधु साहब को दावत दी कि वो चूँकि तमाम ही केसेस में तकरीबन हर पेशी पर मौजूद होते हैं तो इस पर भी वो अपनी राय का इजहार करें। और वो हमजा शहबाज की चूँकि जो बेल हुई थी उसमें भी मौजूद थे। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब भी अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में खास तौर पर जितने भी केसेस हैं उसमें मौजूद होते हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं और तमाम ही केसेस को बड़े बारीकबीनी से देखते हैं। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनदान है, माहिर हैं। मैं आरिफ साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ और मैं खलील ताहिर सिंधु साहब आपसे ये आगाज़ करना चाहूँगा। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, ये मेरिट की बुनियाद पर नहीं बल्कि हार्डशिप की बुनियाद पर ही बेल एप्लीकेशन है ना शहबाज शरीफ साहब की? पहला नुकता तो यही बता दीजिए कि ये ऐसा ही है ना? ये बहुत शुक्रिया असद साहब। सबसे पहले तो आपको आपके जो सेहतयाबी हुई है उस पर मैं आपको दुआ देता हूँ। नंबर 2, आरिफ चौधरी साहब हमारे उस्तादों में से हैं। इसी तरह अजहर भाई मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, मुझसे भी ज्यादा बेहतर ये आपको बताएंगे और मुझे उम्मीद है 2-3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 9 है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स है इंसान के, कि उसको किसी तरीके से भी डिप्राइव नहीं किया जा सकता, उसकी जो लाइफ और लिबर्टी है जी। नंबर 2, इस जो गवाह ये जो केस है खुसूसन ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का, और दूसरा इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जब हमजा शहबाज साहब की बेल गई उन्होंने डायरेक्शन दी कि ट्रायल कोर्ट ये इस केस को कितनी देर में मुकम्मल कर सकता है। तो जब उन्होंने कहा जी हम इसके, फिर और साथ ही उन्होंने कहा कि आप प्रॉपर फॉर्म नीचे चले जाएं हाई कोर्ट में, वो उससे जो बेल थी वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे हाई कोर्ट में आ गई। और ट्रायल कोर्ट जो ऑनरेबल जज हैं जवादुल हसन साहब, उन्होंने लिखा कि ये जो केस है ये मैं 10 से 12 महीने तक, वो भी अगर मैं रोज की बुनियाद पे भी करूं या सारी जो जितनी अपना है PWs
और इसके अलावा जो अपना डिफेंस वाले सारे अगर सारे तामन करें तो मैं 1 साल से मैं जो है इसको जो है वो कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि टोटल 46 केस हैं और इस केस का नंबर जो है ये 44 आता है। वो बिल्कुल सही नुकता है जो हमजा शहबाज साहब की हेयरिंग के दौरान बार बार जो वकला हैं उनकी तरफ से उठाया जाता रहा, अमजद परवेज साहब की तरफ से, आजम तरार साहब इस पर बहुत जोर देते रहे। ये इस पॉइंट पर मैं जो पॉइंट एस्टैब्लिश करना चाह रहा था ना, जिसकी वजह से मैंने आपसे सवाल उठाया था, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि यह हार्डशिप की बुनियाद पर ही है, अगर जैसा कि इसमें मेंशन भी किया गया है, तो मेरा सवाल आपसे ये था, जो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि इसमें फिर ये क्यों पॉइंट्स लिखे गए हैं 41 पॉइंट्स, जिसमें कहा गया कि ये गुड नेचर कंपनी का जो इल्ज़ाम है वो साबित नहीं हो सका, फिर निसार ट्रेडिंग कंपनी शहबाज शरीफ साहब पर उसका इल्ज़ाम है कि उनकी बेनामीदार कंपनी है, फिर टीटीओं का जिक्र, फिर बेनामीदारों का जिक्र, ये तमाम चीज़ें जो और फिर आशियाना के बारे में बहुत तफसील से लिखा गया। ये इस बेल एप्लीकेशन में मैरिट्स को डिस्कस क्यों किया गया है, इस एप्लीकेशन का हिस्सा ही क्यों बना है आपके ख्याल में? जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो बेल जो होती है ये टेंटेटिव असेसमेंट होती है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी इसमें है कि जो हम आते हैं सारे वकला जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक असूल यकसानियत जिसको कहते हैं, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, एक तो ये उस पर अप्लाई भी करता है। सेकंडली ये लॉयर्स की मर्जी होती है, जिस तरह मेरे भाई हैं अजहर साहब और हमारे उस्ताद हैं आरिफ चौधरी साहब, वो जो भी उसमें सारा लिख सकता है, लेकिन कोर्ट जो है वो टेंटेटिव असेसमेंट देखती है और उसके देखती है कि ये केस, क्योंकि इनडेफिनेट पीरियड जो है ये लॉ की टर्म है, इसमें किसी को भी इनडेफिनेट गैर महीना मुद्दत के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अगर इंसान अशरफुल मखलूक है, कल को अगर ये साबित हो जाता है 2007 की अथॉरिटी आसिफ सईद खोसर साहब और साथ दो और जजेस ऑनरेबल, उनकी भी अथॉरिटी भी ये है कि ओनस टू प्रूव जो है ये प्रोसिक्यूशन पे आता है। ऑल दो डैम में ये लिखा कि ओनस जो प्रूफ होगा वो मुल्ज़म करेगा, लेकिन बेनामीदारों का ऑनस प्रूफ है, इल्जाम लगाने वाले पर है, तो रिस्पोंडेंट ब्यूरो को ये चाहिए कि वो इसका प्रूफ दे, इसमें ये मेंशन किया गया है। मैं मुझे खलील साहब आपने जो जिक्र किया जिन बुनियादी आप भी मौजूद थे, आपको सर जी क्या कह रहे हैं? आर्टिकल 4 और 9 जी आर्टिकल 4 और 9 जी और इसके अलावा आप देखिए कि परसों भी जो अदालत में हुआ ख्वाजा आसिफ साहब वाले केस में, मैं सर मुझे इजाजत दीजिए जरा मैं बाकियों की राय इस नुक्ते पर लेकर फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। खलील साहब मुझे अजहर सदीक साहब, ये सर मुझे इन्होंने आर्टिकल इसमें पॉइंट जो है वो एक ग्राउंड ली गई है कि आर्टिकल 4, 9, 13, 14 इसमें जो बुनियादी हुकूक हैं उससे महरूम किया गया है पटिशनर को, जो कि उनका हक है, लाइफ, लिबर्टी, ऑनर, डिग्निटी एंड ट्रीटमेंट जो है वो, और फिर इन आइन का हवाला देकर आशिकों का। मुझे ये बताइए कि एक शख्स जब जेल में होता है तो ये इसके बुनियादी इंसानी हुकूक सल्ब नहीं हो जाते हैं? बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। अगर आर्टिकल 9, आर्टिकल 4 और ये सारी चीज़ों को अगर आप सामने रख लें फिर तो कैदी कोई जेल में ही ना रहे, फिर तो जितने कैदी हैं उन सबको निकाल के हम बाहर रख दें। ये सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की बुनियाद पर बेल आज तक मैंने नहीं सुना कभी कि इस बेस के ऊपर। हाँ, मैंने आई हैव गॉन थ्रू। आपके ख्याल में ये ग्राउंड सही नहीं ली गई है सर? ये एक ग्राउंड ली गई है कि जी उनके बुनियादी इंसानी हुकूक का वो हक हासिल है उनको, इसलिए उनको बेल दी जाए, तो ये ग्राउंड सही नहीं है आपके ख्याल में? देखिए मैं सिंपल सा बात बताऊं कि 692 सवे की पिटीशन है, इसमें आशियाना केस का ऑर्डर लगाया गया है, फिर इसी में ऑर्डर लगाया गया है रमजान शुगर मिल का लगाया गया हुआ है, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगाया गया जिसमें नैब ने बेल वापस लेने का कहा था, और जो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस वकास रूफ ने जो दोनों को बेलें दी थी उसके हवाले से जो रिमार्क्स दिए हुए थे उस कॉन्टेक्स्ट में बातें सारी हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट से फवारा नवाज ने बेल वापस ले ली थी, तो साथ ही और नैब की तरफ से ये बात आ गई थी कि टेंटेटिव इन नेचर है, ये जितनी भी बातें की गई हैं इसका ट्रायल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपको याद होगा 20 सितंबर को जब ये गिरफ्तार हो गए थे तो इन्होंने फिर बेल बिफोर अरेस्ट दायर की थी, उधर गिरफ्तार नहीं हुए थे, इन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट ले ली थी। 20 सितंबर को जब तफसीली बहस की थी लाहौर हाई कोर्ट में, मेरिट पे केस नहीं बनता था, इन्होंने बेल वापस ले ली थी। जी हाँ, ये रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूं। जी वापस ले ली थी उन्होंने, इसको मेंशन की गई है इस बेल एप्लीकेशन में, उसका मेंशन किया गया, वजह नहीं बताई गई, लेकिन बताया गया कि जी उन्होंने बेल एप्लीकेशन वापस ले ली और फिर सरेंडर कर दिया, गिरफ्तारी पेश कर दी। ठीक है ना, आपको याद होगा कि वहां बड़ा शोर डाला था इन्होंने आके, जी क्या हो गया, केस ही कोई नहीं है, नैब को मिलाइन करना ये एक मजाक बनाया हुआ है। मैंने सारी बेल की ग्राउंड देखी है जी। अब हार्डशिप की ग्राउंड मुझे तो समझ कोई नहीं आई, इसमें से हार्डशिप है या तो मेडिकल ग्राउंड के बुनियाद पर आती है मेडिकल। सर वो है ना कि 70 साल का है पिटिशनर और उनकी कमर का मसला है, वो कैंसर सर्वाइवर है, ये हार्डशिप नहीं है सर आपके ख्याल में? ये देखे ना, दो फर्क डालने पड़ेंगे, हार्डशिप एक अलग ग्राउंड है और मेडिकल अलग ग्राउंड है। यानी या तो आपको मेडिकल ग्राउंड के लिए आना है या हार्डशिप के लिए आना है।
या आप अगर फर्ज करें दोनों पे आ रहे हैं, दोनों पे आपको आप अगर मेडिकल ग्राउंड पे आना है तो इसमें फिर मेडिकल बोर्ड बनेगा, मेडिकल बोर्ड बैठ के डिसाइड करेगा कि बेल हो सकती है या नहीं हो सकती। अब हार्डशिप के बुनियाद पर मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको, सिराज दुरानी का स्पीकर सिंध असेंबली से उनको भी इसी तरह बेल दे दी गई और इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने वो बेल सेट असाइड कर दी और कहा कि उसमें रीजन तो लिखे, रीजन क्या है। अब हार्डशिप का अभी तक मैंने तो कोई ऐसी बेल देखी नहीं है। हमजा की बेल भी अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया नैब ने और अगर हेयरिंग आ गई तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो भी सेट असाइड हो जाएगी, जो कि वो 8 सफ़ा का ऑर्डर मैंने देखा है, मुझे उसमें कोई ऐसा ग्राउंड नजर नहीं आया है जो हार्डशिप की बेस के ऊपर बेल बनती हो। राइट सर, आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हार्डशिप की बुनियाद पर ग्राउंड बनती हो। मुझे एक चीज, इसी ग्राउंड्स में एक ग्राउंड ये भी ली गई है आरिफ चौधरी साहब कि पिटिशनर जो है वो चूंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी है और उसको अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देने में जेल में होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको जमानत दी जाए ताकि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पर अपनी जो है वो अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे सके। ये ग्राउंड आपको कैसी ग्राउंड लगती है और क्या ये हार्डशिप में आती है? बहुत शुक्रिया असद साहब। ये सारी ग्राउंड्स जो है अब तक अननोन टू द लॉ है। उसकी वजह यह है कि नई नई सूरतें पैदा हो रही हैं। बेल जो है उसमें एक ही ग्राउंड ली जाती है, या आप मेरिट पे जाते हैं या फिर आप जाते हैं मेडिकल ग्राउंड पे, और इसमें ज्यादा पॉइंट्स मेरिट के ग्राउंड्स हैं, इनका जिक्र कभी, हाँ मतलब में जब आप मेरिट पे जाते हैं तो ठीक है, फिर मेरिट पे चले हैं जी। अगर आप मेडिकल ग्राउंड पे देखें, आप अगर फर्ज करो मेरिट पे जाते हैं केस लेके और मेरिट पे आप फेल हो जाते हैं, तो इस तरह नहीं है कि फिर आपको मेरिट पे नहीं तो आपको मेडिकल ग्राउंड पे दे दी जाए। आपको एक ग्राउंड लेनी चाहिए और उसी को साबित करना चाहिए। जहां तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि जनाब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी, ये तो कोई ऐसी ग्राउंड नहीं है जिसे कानून मानता हो कि चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसे इस वजह से बेल दे दी जाए कि उसने अपनी जिम्मेदारी निभानियां हैं। असल बात यह है कि अगर मेरिट पे उनका केस बनता है, और मेरिट पे केस किस तरह बन सकता है, अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो चुके हैं कि जो इल्जामात उनके ऊपर हैं वो अनफाउंडेड हैं, उनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो सारे के सारे बेसलेस हैं, और जो नायब ने सवालनामा उन्हें दिया था उसका जवाब उन्होंने, ये तो उन्होंने बारहा कहा है अपनी बेल एप्लीकेशन में, मुतअद्दिद बार आरिफ चौधरी साहब मुतअद्दिद बार उन्होंने कहा है कि मुझ पर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो साबित नहीं हो सके, मेरे खिलाफ आयोटा ऑफ एविडेंस भी नहीं आ सका फलां केसेस में। तो ये तो उन्होंने बारहा कहा है कि मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं हो सका, अगरचे ट्रायल अभी चल रहा है, और ये भी उन्होंने कहा कि ट्रायल अभी चल रहा है ट्रायल कोर्ट में। असद साहब ये बातें तो आप देखें ना, यहाँ अगर बेल हो जाती है तो फिर भी ये कहा जाता है कि जनाब हमारे खिलाफ कोई साबित नहीं हो सका, यानी अगर रिमांड नहीं अगर मिलता तो फिर भी कहते हैं कि जनाब हम देखें हम बेगुनाह थे इसलिए रिमांड नहीं दिया गया। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जब आप अदालत में जा रहे हैं, और ये जो फंडामेंटल राइट्स की बात मेरे भाई ने की है, वो फंडामेंटल राइट्स वाला मामला यहाँ आता नहीं है, क्योंकि बेल जो है ये एक आपने क्रिमिनल ऑफेंस आपके खिलाफ है, नैब की आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन में आप जाते हैं अदालत के सामने, तो बेसिकली ये एक सहूलत वो दी गई है चूंकि नैब ऑर्डिनेंस में बेल की कोई प्रोविजन नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बुनियादों पे बेल देती है, यानी अब तक ऐसे हुआ है, लेकिन उसके लिए बुनियादी तौर पर आपको बेगुनाही साबित करना पड़ती है, क्योंकि जहां तक आर्टिकल 4 का ताल्लुक है और आर्टिकल 9 का ताल्लुक है, राइट ऑफ लाइफ और फिर इक्वल ट्रीटमेंट, और आर्टिकल 25, ये तो सारे लोगों को अवेलेबल है। और अजहर साहब ने सही कहा कि अगर ये ग्राउंड मान ली जाए तो उसके बाद बाकी सब लोग जो है उनकी क्या बदकिस्मती जो है वो भी खत्म हो जाए, फिर तो पाकिस्तान में देखिए डिग्निटी ऑफ मैन जो है वो भी उसका राइट है, और जब वो जेल में जाता है तो उसकी डिग्निटी भी मुतासर होती है। लेकिन ये सारी वो चीज़ें हैं कि जब आप यानी आपको सारे राइट्स, आपने बजा तौर पे ये कहा था कि ये राइट्स आपके उस वक्त तक हैं जब तक कि आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं लगता। जब आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगता है तो उसके बाद फिर राइट्स की बजाय आपको उस इल्ज़ाम की सेहत
सही है, उसे आपको बताना होगा कि जनाब ये जो राइट्स में। जी आरिफ साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मगर मैं ये चाहता हूँ खालिद ताहिर सिंधू साहब से भी और बाकी लोगों से भी कि इसमें जो सियासी हवाले दिए गए हैं कि जी विक्टिमाइज किया जा रहा है, या जो कहा गया है कि ये कार्रवाई बदनीयती पर मबनी है, या जो कहा जा रहा है कि मौजूदा जो सियासी रजीम है इसका रिस्पोंडेंट ब्यूरो के ऊपर दबाव है, तो ये जो पॉलिटिकल स्लोगन्स या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स एप्लीकेशन का हिस्सा बनाई जाती हैं, जिसको साबित करना शायद मुश्किल होता है या इस पर डिबेट भी नहीं अदालत में होगी, तो इनका क्या मकसद होता है, यानी इसको वकला ने क्यों इंपॉर्टेंस दी होगी। मैं सिर्फ एक वजाहत करना चाहता हूं कि हम इस पॉइंट पर बहस नहीं कर रहे कि अदालत में क्या होगा, बेल होगी बेल नहीं होगी, हम ये कयास भी नहीं कर रहे, हम ये प्रेडिक्शंस भी नहीं कर रहे, ना इस पर बहस कर रहे हैं। हम सिर्फ ये जो बेल एप्लीकेशन है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर शामिल किए गए पॉइंट्स के जो लीगल पॉइंट्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस पे बात कर रहे हैं। इसलिए हम ये प्रेडिक्शन नहीं ले रहे कि इसके नतीजे में होगा क्या। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसमें शामिल जो मजीद पॉइंट्स हैं उस पर बात करते हैं, और बाकी जो लोग हैं जिनकी बेल एप्लीकेशंस आई हुई हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हम आज के प्रोग्राम में शहबाज शरीफ साहब की जो बेल एप्लीकेशन है, जिसकी कल समाअत भी होने जा रही है, उस एप्लीकेशन में शामिल किए गए जो पॉइंट्स हैं उसकी आईनी और कानूनी तौर पर उसका जायजा ले रहे हैं और माहिरीन की राय ले रहे हैं। मैं सिद्धू साहब, मुझे ये बताइए कि जो बेल एप्लीकेशन है जो हार्डशिप की बुनियाद पर दायर की गई है, इसमें 3-4 सफ़हात पर मुश्तमिल उनका एक बैकग्राउंड दिया गया है कि पटिशनर ने, यानी शहबाज शरीफ साहब ने अपना करियर जो है वो बिजनेसमैन की हैसियत से शुरू किया, अपनी खानदानी कंपनियों के वो अहम पोजीशन पे रहे, उन्होंने ये फलां जिद्दत लेकर आए, फिर बताया गया कि वो कब स्टील मेल्टर्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन रहे, और उसके अलावा उन्होंने क्या क्या खदमात जनेवा में उन्होंने तकरीर की, फिर उन्होंने अपनी सेहत की परवाह न करते हुए पाकिस्तान की बहुत खिदमत की अपनी कंपनीज के जरिए से। ये तमाम चीज़ें हार्डशिप की बुनियाद पर दायर की गई एप्लीकेशन का हिस्सा क्यों होती हैं? और भी इस तरह के कई पॉइंट्स हैं कि उन्होंने अपनी सेहत की परवाह न करते हुए मुल्क की खिदमत की, उन्होंने अपनी ज़ाती कंपनियों को, अपनी फैमिली की कंपनियों का नुकसान करके पाकिस्तान का फ़ायदा किया। ये सब एप्लीकेशन, ये सब पॉइंट जो हैं ये डिस्कस ही नहीं होने अदालत में, क्योंकि हार्डशिप की बुनियाद पर ये एप्लीकेशन है, तो इसको एप्लीकेशन का हिस्सा क्यों बनाया जाता है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं असद साहब गुजारिश करना चाहता हूं, मेरी बड़ी दोनों काबिल एहतराम है, और खासतौर पे आरिफ चौधरी साहब हमारे उस्तादों में से हैं, एंड ही इज एसेट ऑफ आवर लीगल फर्टर्निटी, एज वेल एज अजहर सदीक साहब मेरी दोनों काबिल एहतराम है। लेकिन मैं इंतहाई अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जब भी हमें किसी ऐसे मसले में बात करनी चाहिए लॉ पे, तो उस पर बड़ी दयानतदाराना और माहिराना राय देनी चाहिए। मुझे अगर पता होता कि आरिफ चौधरी साहब हमारे जो उस्ताद हैं वो इसमें आ रहे हैं, तो आरिफ चौधरी साहब की अपनी रूलिंग जो रिपोर्टेड हुई है सैकड़ों में के हिसाब से, जो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स में बेल करवाई हैं, उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स में बेल करवाई हैं, और मेरे पास हैं, चूंकि हम इनको फॉलो करते हैं, हम इनसे बहुत जूनियर हैं, और साथ साथ इनके बड़े हम एक तरह से हमारा एक बहुत अच्छा तल्लक है। नंबर 2, अभी बात हो रही थी मेलाफिडी की, भी 3 इसमें गवाह हैं जो अपना अप्रूवर बनाए गए उन्होंने, वो तीनों अप्रूवर, मैं कह रहा हूं कि वो ये मेरिट डिस्कस हो जाएंगे, लेकिन तो तीनों अप्रूवर भी कोई रूल एट्रीब्यूट नहीं कर रहे मियां शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने कोई ऐसी की बात की है। तो जब इस हद तक वीकेस्ट, मतलब देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एविडेंस, तो जब तीनों एविडेंस ना मौजूद हो तो किसी को भी फर्दर जो है वो बाकी तो जो भी फैसला, बल्कि आरिफ चौधरी साहब का एक फैसला उसमें लफ्ज उन्होंने यूज किया स्वीट डिस्क्रिशन का, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, मेरे पास है जजमेंट, और इसमें इन्होंने लिखा कि जो स्वीट डिस्क्रिशन होती है वो जुडिशियस होती है, कानूनी होती है। तो मेरे पास, मुझे नहीं पता था कि मतलब जज साहब आ रहे हैं, वरना मैं अपना इवन भाई अजहर सदीक साहब ने जो रोजाना ही इज द चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मेरे पास सत्याब भी है, मुझे याद है, लेकिन हमें दयानतदाराना राय देनी चाहिए। तीसरा, आपने बात की मेलाफिडी की, अभी आप देखिए ना, देखिए आलम जफा केस है, मालम जफा सॉरी, अभी ये जो जिसे उसको नौकरी दी जाए, 4-4 अरब का फ्रॉड हो रहा, कभी चीनी में, कभी आटे में, कभी बिजली में, बजाय सिर्फ आप उनको जेलों में डाले जो निकालने का। ये तो देखें सियासी गुफ्तगू है ना सर, मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि हार्डशिप की बुनियाद पर ये एप्लीकेशन फाइल की गई है ना, इसमें ये सियासी पॉइंट्स जो है वो शामिल किए गए हैं। बिल्कुल हार्डशिप से नहीं, इसमें देखिए आई होप के ऑनरेबल आरिफ चौधरी साहब और अजहर सदीक साहब मेरे साथ एग्री जरूर इस बात पे करेंगे कि आप बेल एप्लीकेशन, जो लॉयर है, जो भी लॉयर्स की टीम है, वो उसमें जो मर्जी बेल एप्लीकेशन दे, लेकिन जो अदालत है उसने, जो मामला सब जुडिस है, उसने वो देखना है कि क्या मैं तो सर वो मामले में तो बात ही नहीं कर रहा ना, अदालत के अंदर क्या होना है डिस्कस, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो सब जुडिस है। मैं तो सिर्फ बेल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, और मेरा सवाल आपसे यह था कि उनका जो खानदानी बैकग्राउंड बताया गया, कारोबार की तफसीलात बताई गई हैं और उनकी खिदमत
तोहमात बताई गई हैं बतौर बिजनेसमैन, इसकी क्या लीगल इंपॉर्टेंस है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। जी, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि पर्सन हु इज बिहाइंड द बार्स फॉर इनडेफिनेट पीरियड 2 दफा गिरफ्तार किए जाए, हालांकि एक दफा एक मुकदमे में एक ही धारे में गिरफ्तार हो तो सारे मुकदमा में गिरफ्तार समझा जाता है, लेकिन उसको दोबारा 64 दिन फिर रखा गया। शहबाज शरीफ साहब ने खुद अपनी बेल एप्लीकेशन वापस इसलिए विड्रॉ की कि देखिए जब आप वो दैट वाज द प्री रेस्ट बेल, देयर आर डिफरेंस बिटवीन प्री रेस्ट जो बेल है उसकी ग्राउंड्स में और पोस्ट रेस्ट की ग्राउंड्स हैं, उन दोनों में डिफरेंस है। तो इस हवाले से हमने जो दोबारा है वो बाद गिरफ्तारी बेल दी है। और इसमें दूसरी बात जो ये है कि 110 गवाह में से सिर्फ 11 गवाह अभी तक हुए हैं। सही है। अच्छा आरिफ शरीफ साहब, आपका इसमें कोई ममानियत नहीं है कि बेल में क्या लिखते हैं। आपके बारे में उन्होंने कहा है कि आपने बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर एप्लीकेशन बेल्स ली हैं, आप मेरे पास है, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहें तो कर दें। और दूसरा मेरा सवाल शामिल कर लें कि ये जो इसमें जो पॉलिटिकल चीजें हैं कि जी ये जो रिस्पोंडेंट ब्यूरो है ये सियासी इंतकाम का एक इदारा बन चुका है, ये इनकी कार्रवाई बदनीयती पर मबनी है, और फिर ये कि ये इंसानी हुकूक की तंजीमों को इससे बड़ा कंसर्न है, ये वाले पॉइंट जो हैं ये हार्डशिप की बुनियाद पर जो एप्लीकेशन है इसमें डिस्कशन में आमतौर पर नहीं आते, अदालतों में हम देख रहे हैं। तो ये साबित भी नहीं हो सकता और इस पर दलाइल भी नहीं हो सकते दिए जाएंगे। तो ये साबित ही नहीं हो सकता कि MLFID है, बदनीयती पर मबनी है हार्डशिप के केस में, तो ये बेल एप्लीकेशन का हिस्सा क्यों होते हैं? दोनों बातों का चॉइस आप जरा जवाब दीजिएगा। बुनियादी तौर पर बेल एप्लीकेशन हो या कोई भी केस जिस अंदाज में लड़े जा रहे हैं, करप्शन के केसेस सियासतदान लड़ रहे हैं, उनके पास कह रहे कि इसके सिवा और कुछ है ही नहीं, कि जब भी चाहे वो जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, वो फौरी तौर पर कहेंगे कि जनाब हमने वो जनाब बनाई, सड़क बनाई, हमने शाहराहें बनाई, हमने पाकिस्तान को तरक्की दी। भाई आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा कि आपने तरक्की दी है या नहीं दी, मसला तो ये है कि उस तरक्की के अमल में जो कुछ आपने किया है जिसको वो करप्शन कह रहे हैं, मैं खुदा न खास्ता यहाँ बैठ के कोई जजमेंट नहीं पास कर रहा कि जी उनके खिलाफ केस जो है वो 100% झूठा है या सच्चा है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आपके सवालात है उनके जवाब में ये अर्ज कर रहा हूँ कि भाई आप इसको सियासी बुनियादों पे ना लेके जाए, ये सारे का सारा जो है ज़ेब दास्तान के लिए होता है। और यही आपने देखा कि जब नैब ने बुलाया शहबाज शरीफ साहब को तो उन्होंने कम अज़ कम घंटा 1.5 घंटा टेलीविजन पर बाकायदा उन्हें उनकी सरजश की, तकरीर की, और उसमें उन्होंने अपना कहा कि जी मैं क्या हूँ और मैं क्या नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े लोग हैं और इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी जो वाइट कॉलर क्राइम में जिनके खिलाफ केसेस हैं वो ऐसे लोग हैं कि हमारी उन तक रसाई नहीं है। वो पाकिस्तान में बहुत एक्सेप्शनल लोग हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर उन एक्सेप्शनल लोगों की एक्सेप्शनबिलिटी को मान लिया जाए तो क्या फिर ये ग्राउंड आम आदमी के लिए कल इस्तेमाल होगी कि वो उसे भी तकलीफ हो रही है, जेल में हो रही है, तो बिल्कुल सही आपका पॉइंट है। कोई और शख्स जो है इस तरह की तकरीर कर सकता है, लेकिन बेल अप्लाई करना तो ये तो सर ये तो पिटिशनर का हक है, मुल्जिम का हक है कि वो ये ग्राउंड ले, आप बाकी तो अदालत में होगा। मैं एक चीज जो जानना चाह रहा हूँ अजहर सिद्दीक साहब से, वो ये है कि सर और दयानतदाराना राय दीजिएगा, क्योंकि खलील ताहिर सिंधु साहब कह रहे हैं कि आप दयानतदाराना राय नहीं दे रहे। ये बताइए कि हमजा साहब की जो बेल एप्लीकेशन थी उसमें 18 माह वो जेल में थे और कहा गया था कि जी वो 18 माह से जेल में इतने अरसे से हैं और वो कॉपरेट कर रहे हैं, उनसे जो कुछ पूछना था पूछ लिया है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि द पिटिशनर इज बिहाइंड द बार सिंस 28 सितंबर 2020, यानी 6 माह हुए हैं। तो अब 6 माह और 18 माह इसमें फर्क पड़ेगा केस में आपके ख्याल में, या हमजा साहब वाला प्रेसिडेंट यहां पर हो सकता है क्योंकि वहां डिफरेंस था टाइम और यहां पर डिफरेंट है? को बहलाने को ख्वाब अच्छा है। असूली तौर पर तो आप ताहिर सिंधु साहब की राय तो एक पार्टी लीडर के कॉन्टेक्स्ट में, उनके पार्टी में है, वो रोजाना जाते हैं, कोई फीस तो लेते नहीं, वो पार्टी जिम्मेदारी लगाई हुई है उसको अदा कर रहे हैं। उन्होंने तो केस नवाज शहबाज शरीफ को उस कॉन्टेक्स्ट में प्लीड करना है। हमें हकायक पे बात करनी चाहिए। पहली तो बात है कि ये सारी टोटल बेल पॉलिटिकल ग्राउंड पे मिलाइन करने के लिए, नैब को मिलाइन करने के लिए, जुडिशरी को मिलाइन करने के लिए, और इस तरह की गुफ्तगू आप तारीखी उठा कर देखे ना चाहिए कि सारी जितनी गुफ्तगू वो रिकॉर्ड पे ले आए। दूसरा बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो बड़ी अहम इशू है कि इनकी बेल बिफोर रेस्ट और आफ्टर रेस्ट के प्रिंसिपल अलग होते हैं। सवाल तो ये मेरिट में नहीं है बेल, यानी या तो हो ना मेरिट में बेल आई हो तो फिर बात करें आप। मेरिट में अगर ये बेल फाइल की होती तो फिर बात में समझ में आती है कि एविडेंस इतनी ज्यादा है। सवाल है हार्डशिप क्या है? 6 महीने हुए, अभी आपने खुद कहा 18 महीने था शहबाज अपना हमजा का। तो बुनियादी तौर पर तो हार्डशिप सिर्फ खाली ये नहीं है,
और याद रखिएगा नैब के अंदर अपना वो 1 साल वाला जो प्रिंसिपल है ना कि अपना स्टैट्यूटरी ग्राउंड के ऊपर बेल, वो नैब में नहीं अप्लाई होता, वो नैब में प्रिंसिपल अप्लाई होता ही नहीं है। नैब ने हार्डशिप के प्रिंसिपल दिया, अब हार्डशिप एस्टैब्लिश करना है तो या तो मेडिकल ग्राउंड यानी मेडिकल ग्राउंड के लिए अगर आपने आना है तो आपको कहना पड़ेगा कि मैं मेडिकल ग्राउंड पे बेल लेता हूँ। हार्डशिप पे आना है तो हार्डशिप का आपको केस जस्टिफाई करना। पूरा मैंने रिकॉर्ड पढ़ लिया, 692 में मैंने सफेद खंगाल मारे हैं मैंने कोई ऐसी ग्राउंड नहीं देखी है असूली तौर पर कि जिसमें हार्डशिप मुझे नजर आई हो। चले वो अलग बात है कि यहाँ मेडिकल ग्राउंड पे अगर ये बहस करें मेरी जाती राय के मुताबिक कैंसर वाला मसला या बाकी इशू के हवाले से मेडिकल बोर्ड बैठेगा, जैसे नवाज शरीफ साहब का मेडिकल बोर्ड बैठा था, मेडिकल बोर्ड सजेस्ट करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी यहाँ बात हुई थी और आप और हम सब ने देखा था, वो मेडिकल बोर्ड बैन के तजवीज करेगा कि ये वाकई में बिल्कुल सही है। लेकिन ये ठीक है, चले बिल्कुल सही है सर। मैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हम शहबाज शरीफ साहब और दीगर रहनुमाओं की जो बेल एप्लीकेशन है, ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ साहब की बेल एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं। वो हमारे पास बचे हैं सिर्फ 3 मिनट और मैं चाहूँगा एक मिनट में ज़रा कमेंट कर दें साहब लोग। खलील साहब आपसे शुरू करते हुए एक तासुर यह है कि अदालत के अंदर ट्रायल कोर्ट्स में डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं वकला की तरफ से और एक्यूज़ की तरफ से, और फिर जो है वो हाई कोर्ट में जाकर बेल अप्लाई करते हैं कि देखिए इतने वहाँ हो गए, अभी तक कोई चीज़ साबित नहीं हो रही तो इसलिए जो है वो दे दिया जाए। तो ये तासुर क्या दुरुस्त नहीं है? क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर केसेस में जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स खुद जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं और फिर उसी को बुनियाद बना लिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया असद साहब। खासतौर पे इस केस के हवाले से जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें एक सिंगल भी पेशी ऐसी नहीं है जो हमें एट्रीब्यूट हो कि हमने कोई डिले उस पर किया। एक सिंगल पेशी ऐसी नहीं है। आप जानते हैं कई मरतबा शहबाज शरीफ साहब अचानक खड़े होकर कह देते हैं कि जी मेरे वकील नहीं है अमजद परवेज, तो ये जो एसोसिएट है इनके थ्रू मैं कार्रवाई नहीं होने दूंगा या ना की जाए। फिर जब भी तारीख जाती है तो कहते हैं ये तारीख आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। वो जी नहीं दूसरी अदालत में बात वो समटाइम होता है। ये वकला का जिस तरह हमारे भाई हैं अजहर सदीक साहब मतलब बड़ा प्रो बोनो पब्लिक को जो केसेस करते हैं, मैं तो कुछ और समझ रहा था कि आज ये इस केस से हटके जो कायदे आज़म ने कहा था कि जो स्टेट बैंक ऑफ सॉवरेनिटी है पाकिस्तान की सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी, इसमें भी प्रो बोनो पब्लिक को रिट करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि इस बात पे पता नहीं मेरे भाई जो है वो क्यों नहीं गए कि ये स्टेट बैंक के साथ अभी क्या हो रहा है। दूसरा ये जो बात है हमारे ऊपर एक सिंगल भी डेट ऐसी नहीं है। आप पूरा ऑर्डर शीट आप जो कि आप वहां पे मौजूद होते हैं, जो सो कॉम्पिटेंट पर्सन, कोई एक सिंगल एट्रीब्यूशन बता दे कि हमने डेट ली है कभी। मैं दूसरा केस है कि राना सनाउल्लाह साहब का भी बता देता हूं ना। उसमें अजहर सिद्दीक साहब एएनएफ के वकला ये शिकवा करते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने 1.5 साल में अभी तक फर्दर जुर्म आयद नहीं होने दी। कभी कहते हैं वकील नहीं है, कभी कहते हैं एसोसिएट नहीं है, कभी एसोसिएट आके कहता है कि जी हमारे सीनियर नहीं है, कभी कहते हैं कि राना सनाउल्लाह नहीं है, और इसको बुनियाद बनाकर वो 2-2, 3-3 महीने की तारीखें मांगते हैं। ये एएनएफ के वकला का मौक़िफ़ है। और वो कहते हैं बाहर जब मीडिया में जाते हैं तो मीडिया में जाके कह देते हैं कि जनाब देखिए 1.5 साल में हमारे खिलाफ कुछ साबित नहीं हो सका। तो ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ आज़ाद साहब जी। अच्छा साहब ये ज़हन में रख लें बात, आप बड़ी सच है मगर बात है रुसवाई की। जरा समझना है कि बुनियाद राना सनाउल्लाह साहब ने क्या ड्रामा, उनके लोगों ने क्या ये वीडियो आ गई, वीडियो चले। ओ भाई कभी ट्रायल से पहले भी वीडियो इस तरह आती है, वो बेवकूफ बनाई रखा कौम को, यानी एक झूठ का बयानिया बना के। ओ भाई तुम सच्चे हो ना तो डरते क्यों? आज कोर्ट ने किया है अजहर साहब उस ऑर्डर को चैलेंज कर दें। ऑर्डर तो कोर्ट ने किया है। ऑर्डर तो कोर्ट ने किया है ना, हमने तो नहीं किया। मेरे भाई यहाँ बड़े हैं, आपको पता है मेरा आपका रिश्ता क्या है। आप मेरे भाई उसको चैलेंज कर दें ना। सिंधु साहब सुन लेना, सर जल्दी कर ले, मैं आरिफ साहब का भी मौका ले लूं। जी मैं सुन रहा हूँ, जरा सुने ना, तो आराम से सुने। मैं क्यों चैलेंज करूं? पहली बात बड़ी वाज़ेह है, आप पार्टी के वकील हैं, पार्टी की आपने उसका केस प्लीड करना है। अब खामोशी से जरा सुनिएगा बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं। भाई वो बेगुनाह है ना, जाके उसे कहें, आज मैं चैलेंज करता हूं उसको, उसे कहें जाके फर्द जुर्म आयद कराए और दरखास्त दे डे टू डे ट्रायल की। हाँ, फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं होने दे रहे? जी आरिफ चौधरी साहब लास्ट कमेंट। फर्द जुर्म अजहर साहब कोर्ट ने नहीं हो रही ना सर, वो आते ही है जिम्मेदारी जी प्रोसिक्यूशन। एक सेकंड जी, अब अगर ये शोर दोस्त ना करे, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की भी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि वो इनडेफिनेट पीरियड तक केस को यानी जो है ना उसे इस तरह लटकाए ना,
और उसमें जो उनका रोल है वो अपने तौर पे अदा करें। और जहां ये मामला है वकला की तरफ से इल्तवा का, अगर ये साबित हो जाए और यकीनन अदालत में रिकॉर्ड होता है तो वो उसकी बुनियाद पर कभी किसी को फायदा मुल्ज़म को नहीं होता। अगर वो डिले एट्रीब्यूटेड हो मुल्ज़म को तो उसका उसे नुकसान होगा, अगर वो प्रोसिक्यूशन को हो तो उससे उसका फायदा मुल्ज़म को बहुत होगा। शुक्रिया आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया खलील ताज संधू साहब, बहुत शुक्रिया आज़ाद सदीकी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।